कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। माही अभी सो ही रही थी कि उसका फ़ोन बज उठा। उसने नींद में ही कॉल कट कर दी और मुंह पर तकिया रख लिया। उसका फ़ोन अब दोबारा से बजने लगा। परेशान होकर कुछ गुस्से से आंखें बंद किए ही उसने कॉल रिसीव की। क्या है, अब चैन से सो भी नहीं सकती क्या? जो भी है दिमाग मत खाओ अभी मेरा और सोने दो, कहकर वो रखने ही वाली थी कि दूसरी तरफ की आवाज़ सुन वो झट से उठ बैठी। ओ मैडम, 10 बज रहे हैं, अभी भी तुम्हारी सुबह नहीं हुई? मुझे बुलाकर खुद अभी सपनों की दुनिया में ही सैर कर रही हो? दूसरी तरफ से अमन ने कहा। क्या 10 बज गए? वो चौंक कर बोली और मोबाइल में समय देखने लगी। ओ तेरी की, वो फ़ोन सिर पर मारते हुए बोली। अच्छा सुनो, कहाँ हो आप अभी? माही ने जमाई लेते हुए कहा। सामने देखो, आंखें खोलकर। अमन की आवाज़ सुन उसने अपना चेहरा उठाकर सामने देखा तो दरवाजे से टिक कर वो खड़ा था मुस्कुराते हुए। माही ने अपनी आंखों को रगड़ा, फिर से देखा तो वो वहीं था। वो अब जल्दी से बेड पर से कूदी। पापा पागल हो गए हो? यहाँ ऐसे क्यों आए हो? वो हड़बड़ाहट में बोली। वहीं अमन की नज़रें उस पर ही टिक गई। ब्लैक शॉर्ट्स और स्काई ब्लू ढीली सी टी शर्ट, बाल बिखरे हुए एकदम, अलसाई सी हल्की लाल आंखें, वो बहुत ही ज़्यादा दिलकश लग रही थी। मैं इतनी देर से कुछ बोल रही हूँ, कहाँ खोए हैं आप? वो उसके कंधे पर मारते हुए बोली। अमन ने उसकी बाह पकड़ते हुए पलट कर दीवार से लगा दिया। एम अमन, वो अटकते हुए बोली कि अमन ने उसके होठों पर उंगली रख दी। इस समय दोनों की ही धड़कनें एक ही लय में दौड़ रही थी। अमन ने उसके गाल पर अपना एक हाथ रख होले से सहलाया तो उसकी आंखें बंद हो गई। उसने एक हाथ से कसकर उसके कंधे पर पकड़ लिया। अमन उसके चेहरे पर बिखरे बालों को सही करने लगा। माही की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। माही को अब उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी तो उसने झट से आंखें खोल दी। वो उसके चेहरे पर मदहोशी से झुका ही था कि माही ने उसे धक्का दे दिया। अब सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो गई थी। अमन ने माही को देखा जो अपना सिर झुकाए खड़ी थी। माही सॉरी, वो मैं मुझे वो उसके पास आकर बोलने लगा तो माही बिना कुछ बोले उसके सीने से लग गई। अमन को कुछ समझ ही नहीं आया। माही ने उसका हाथ अपनी पीठ पर रखा तो अमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। गुस्सा हो? वो उसकी पीठ सहलाते हुए बोला। बहुत ज़्यादा, कहते हुए वो अब उससे अलग होने लगी, लेकिन अमन ने अपनी पकड़ कस ली थी। छोड़ो मुझे, वो नाराज़गी से बोली। बिल्कुल नहीं, कहते हुए अमन ने उसके सिर को चूम लिया। यार तुम तो जानती हो ना कि मैं बस बहुत लोगों से बात भी नहीं करता हूँ, तो तुमने कैसे मान लिया कि मैं उसके लिए तुम्हें चीट करूँगा? वो तो बस पापा ने मिलने को बोला था और वो रिलेटिव ही है हमारी, तो बस इसलिए ही कल बिजी था थोड़ा सा, वो उसे समझाते हुए बोला। अगर आगे से इग्नोर किया ना तो सिर फोड़ दूंगी मैं आपका, वो गुस्से से बोली। तो अमन को हंसी आ गई। ओके फोड़ देना, अब तो मुस्कुरा दो, वो अपनी पकड़ ढीली करते हुए बोला तो माही ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूम लिया। देखो बस इसी आदत की वजह से मुझे बहुत पसंद हो। ये सुन अमन की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मुझे ना बिल्कुल नहीं पसंद कि जो मेरा है उसे कोई और भी देखे। शायद ये आदत थोड़ा गलत भी है, लेकिन जब मेरा दोस्त या कोई भी जिसे मैं अपना मानती हूँ वो किसी और के करीब हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। माही ने एक ही बार में अपनी बात खत्म की। पागल हो तुम? वो उसके गाल पर हल्की चपत लगाकर बोला। पैकिंग हो गई? वो कुछ देर बाद बेड पर बैठते हुए बोला। ऑलमोस्ट हो गई है, आप बाहर वेट करो, मैं आते ही रेडी होकर, माही ने मुस्कुराकर कहा तो अमन हाँ में सिर हिलाकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर हॉल में खड़ी थी। उसके हाथ में सूटकेस था। निया की आंखों में नमी थी जो वो छिपाने की कोशिश करते हुए उसका हाथ थामते हुए बोली। अंकल का ख्याल रखना और जल्दी आना, अब अकेले अच्छा नहीं लगता। पापा की तबीयत इतनी ना खराब होती तो जाती ही नहीं तुझे छोड़कर, माही ने कहा तो निया ने हमें सिर हिलाया। ये रोदू सा मुंह मत बनाया, वरना तेरे करण सर बर्थडे पार्टी छोड़कर अपनी प्रिंसेस को मनाने के नुस्खे खोजने लगेंगे। माही ने कहा तो निया को हंसी आ गई। वो अब अमन के साथ स्टेशन के लिए निकल गई। जल्दी आना और पहुंचकर कॉल या मैसेज जरूर कर देना, वरना मन परेशान होता रहेगा। अमन ने कहा। उसकी आंखों में परवाह साफ झलक रही थी।
माही ने हाँ में सिर हिलाया और उससे लिपट गई। उसकी आंखों में आंसू थे। पागल, रो क्यों रही हो? वो उसका चेहरा हाथों में भरते हुए बोला। माही ने कुछ नहीं कहा तो अमन ने उसके माथे को चूमा और उसके आंसू साफ किए। गाड़ी आ चुकी थी। उसने माही को ट्रेन में बैठाया और उसे जाते हुए देखने लगा। अब उसकी आंखें भी भर आई थी। आज सूर्यवंशी भवन बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। उसे देखकर हर किसी की आंखें एक पल को चौधियासी जा रही थी। मेहमान आने शुरू हो गए थे। हमारे बर्थडे बॉय करण सूर्यवंशी आज तो हर दिन से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, जिन पर से किसी की भी नज़रें नहीं हट रही थी। वो अभी पार्थ के पास खड़े होकर उसे कुछ समझा रहे थे। भाई, वो आ गई, पार्थ ने कहा तो करण ने उस तरफ देखा। नेवी ब्लू गाउन में समायरा थी और उसके साथ ही उसकी फैमिली भी। उनके आते ही कंचन जी और प्रताप जी उनके पास गए। वेलकम के लिए कंचन जी ने आंखों से ही उन दोनों को इशारा किया तो वो भी आ गए। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा, मिस्टर माहेश्वरी, सैम के डैड ने करण को एक बुके देते हुए कहा। थैंक यू अंकल, वो मुस्कुराकर बोला तो उन्होंने उसे हक कर लिया। हैप्पी बर्थडे, समायरा ने कहा तो करण ने उसे भी थैंक्स कहा। कॉलेज फ्रेंड्स भी आने शुरू हो गए थे। करण इन्हीं सब के बीच फंसा था। अमन भी आ चुका था। बस अभी तक निया नहीं आई थी, जिसके इंतज़ार में करण की नज़रें बार बार उठ रही थी। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, करण से बात कर रहे एक लड़के ने कहा। करण ने देखा तो उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई और आंखें बड़ी बड़ी हो गई उसे ऐसे देखकर। आज वो लग ही इतनी कातिलाना रही थी कि कोई भी उसे देखकर पलकें झपकाना ही भूल जाए। ब्लैक ड्रेस, कानों में बड़े बड़े झुमके, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक। करण को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसकी ही निया है, एकदम सिंपल सी रहने वाली। अब उसे ताड़ता ही रहेगा कि पास भी जाएगा। अमन ने उसके कंधे पर हल्के से मारते हुए हंसकर कहा। करण जैसे नींद से जागा हो उसकी तरफ अब जल्दी से बढ़ गया। वेलकम प्रिंसेस, वो उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, जो थोड़ा घबराई हुई उधर उधर देख रही थी क्योंकि पार्टी बहुत ही बड़े लोगों की थी। हैप्पी बर्थडे, वो करण को देख हल्के से मुस्कुराते हुए अपने हाथ में लिया। गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाया। इसमें क्या है? वो खुश होकर बोला। देख लीजिए, आपके लायक पता नहीं होगा भी या नहीं। मैंने बस अपने हिसाब से, वो हिचकते हुए बोल ही रही थी कि करण ने उसे घूर कर देखा। वो बॉक्स ओपन किया तो उसमें बहुत ही प्यारी सी वाच थी। वाह, दैट्स ब्यूटीफुल लाइक यू, वो मुस्कुरा कर बोला। पसंद आई आपको? वो खुश होते हुए बोली, बहुत ज़्यादा, चलो अब इसे जल्दी से पहना दो। उसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा तो निया ने उसके हाथ में पहना दी। वहीं कुछ दूर खड़ी समायरा के चेहरे पर गुस्सा था ये सब देख। आज तो मेरी प्रिंसेस रियल प्रिंसेस लग रही है, एकदम परी, वो बोला तो निया की पलकें झुक गई शर्म से। चलो तुम्हें फैमिली से मिलवाता हूँ, करण ने उसका हाथ थामते हुए कहा। वो प्रताप जी की तरफ बढ़ा ही था कि वो सारे गेट्स के बीच आ गए। उनके हाथ में एक माइक था। आप सब हमारी खुशी में शामिल हुए, मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी में आए, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आज इस मौके पर आप सबको एक और खुशी की बात बताने जा रहा हूँ। मेरे बेटे करण को उसकी ज़िंदगी का सबसे अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए करण को पास आने का इशारा किया तो वो निया का हाथ छोड़ उनके पास चला गया। आज बर्थडे के इस खास मौके पर करण और मेरे दोस्त मिस्टर माहेश्वरी की बेटी समायरा, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इनकी एंगेजमेंट भी आज ही होगी। ये सुन सारे गेस्ट खुशी से तालियां बजाने लगे। वहीं करण को तो जैसे 440 वाट का झटका किसी ने लगा दिया हो। प्रताप जी की ये बात सुन जहाँ सारे गेस्ट ताली बजाने लगे थे, वहीं निया के तो जैसे कानों में किसी ने कांच पिघला दिया हो। उससे अब खड़े नहीं हुआ जा रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और नज़रें सामने स्टेज पर थी जहाँ करण और समायरा साथ खड़े थे। करण बेटा, रिंग पहनाओ सैम को, कंचन जी ने रिंग की थाल उसके सामने करते हुए कहा। करण ने अब सामने देखा जहाँ थोड़ी देर पहले तक निया थी, लेकिन अब वो वहाँ नहीं थी। मॉम, मैं मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वो एकदम से परेशान हो उठा। हाँ बेटा, जो भी बोलना होगा बातें होंगी, लेकिन अभी पहले रस्म कर लेते हैं।
वो करण के सिर पर हाथ रखते हुए बोली। करण ने कुछ बोलना चाहा लेकिन कोई फायदा नहीं था। उसने अब रिंग समायरा को पहना दी। रिंग सेरेमनी के बाद केक कट हुआ। वो जितना भी अलग होने की कोशिश करता कोई ना कोई सामने आ जाता। रात के 1 बजे पार्टी खत्म हुई। वो अब जल्दी से अपना फ़ोन निकाल निया को कॉल करने लगा लेकिन बंद आ रहा था। ओह गॉड, उसने अपना सिर पकड़ लिया। फिर अमन के पास कॉल किया। अमन यार, क्या बात मत कर तू मुझसे, इसलिए ही निया को बुलाया था आज तूने, वो गुस्से से बोला। भाई तू तो समझ यार, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये होने वाला है। अभी प्लीज़ प्रिंसेस ठीक है या नहीं ये बता। मुझे कैसे पता होगा। 1 मिनट, वो तेरे साथ ही तो गई होंगी ना घर, तुम दोनों साथ ही निकले थे ना। नहीं, अमन ने जैसे ही कहा वो परेशान हो उठा और जल्दी से कॉल कट की। उसने निया के नंबर पर फिर से ट्राई किया लेकिन कॉल नहीं लगी तो घर वाले नंबर पर किया। काकी से बात करने पर पता चला कि निया वहाँ नहीं थी। उसने अब जल्दी जल्दी से अपनी बाइक की चाबी उठाई और निकल गया। पूरे रास्ते उसने देखा लेकिन वो नहीं मिल रही थी। अब करण की हालत ख़राब हो रही थी और एक डर उसे सताने लगा था। वो थक कर एक जगह रुक गया। तभी उसे पास ही झील के पास कोई बैठा हुआ दिखा। एकदम हल्की रोशनी आ रही थी उस तरफ से। उसके कदम खुद ब खुद उसी तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे वो करीब जा रहा था उसे कुछ कुछ दिखता जा रहा था। प्रिंसेस, उसने पुकारा। वो निया ही थी जो भावहीन सी बैठी थी। आवाज़ सुन उसने एक नज़र अपना चेहरा उठाकर उस तरफ देखा और फुर्ती से खड़ी हो गई। इतनी रात में बाहर हो तुम पागलों की तरह, मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। वो कुछ गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। कौन है आप? वो उसे देखते हुए ही बोली। नीयू, वो हैरानी से बोला और उनके बीच जो 1 कदम की दूरी थी वो खत्म होती कि उससे पहले ही निया ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। तुम्हारा नाराज़ होना जायज़ है लेकिन अभी यहाँ से चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है पहले से ही। वो उसकी कलाई पकड़ते हुए बोला। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए चीखी। क्या समझते हैं आप खुद को? आप जैसे बड़े लोगों के लिए हम अकेली लड़कियां बस एक खिलौना होती हैं। जब मन किया खेल लिया, जब मन किया छोड़ दिया। और अब ये झूठी परवाह दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं आप मिस्टर करण सूर्यवंशी? मैं ही पागल हूँ जो आपको अच्छा समझने लगी थी, लेकिन नहीं, आप भी उन्हीं बड़े लोगों में से हैं जिनके लिए एक लड़की बस कुछ बोल नहीं रहा। इसका ये मतलब नहीं कि हद भी भूल जाओ। तुम्हें पता है क्या बोल रही हूँ? मैं तुम्हें चीट करूँगा। एक बार बात करनी चाहिए मुझसे, कुछ जानना चाहा। वो उसकी दोनों बाहें जकड़ते हुए चिल्लाया। कुछ नहीं सुनना मुझे, वो धीमी आवाज़ में बोली और इसके साथ ही उसकी बाहों में झूल गई। प्रिंसेस, वो परेशान सा बोला। हे बच्चा, क्या हुआ? वो उसको संभालते हुए उसका गाल थपथपाकर बोला। वो उसे बाहों में उठाए घर आ चुका था। सुबह के 4 बज रहे थे। अभी कोई उठा नहीं था। वो उसे लेकर सीधा अपने रूम में आया और बेड पर उसे आराम से लिटा दिया। सॉरी, मैं तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं देना चाहता था लेकिन आज मेरी वजह से तुम्हें दर्द हुआ। अब कुछ भी हो जाए सब देख लूँगा, किसी से डर नहीं मुझे। वो उसके सिर पर हाथ फेर कर बोला। नीयू, वो उसके सिर को सहलाते हुए बोला तो निया ने हल्की सी आंख खोली। उसे जैसे ही कुछ याद आया वो झट से उठ बैठी। मैं कहाँ हूँ? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? वो खुद को अनजान जगह पाकर इधर उधर देखते हुए कुछ गुस्से से बोली। प्रिंसेस, इतना बुरा लगता हूँ मैं तुम्हें? कहते हुए करण की आंखों में दर्द उतर आया। मुझे यहाँ नहीं रहना, वो उठने की कोशिश करते हुए बोली कि करण ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसको बाहों में भर लिया। लीब में करण ने उसे नहीं छोड़ा बल्कि और मजबूती से थाम लिया तो वो फपक कर रो पड़ी। आपने कहा था प्यार करते हैं तो क्यों की उससे सगाई? आपके पापा ने क्या कहा कि आप और वो रोते हुए बोली। करण की आंखों में भी आंसू थे। बस प्रिंसेस, रोना नहीं। वो उसका चेहरा हाथों में भर कर बोला और अंगूठे से उसके आंसू साफ करने लगा। मेरी बात सुनो। उसने निया को सब कुछ बताया। उसकी अब सिसकी बधी थी और साथ ही हिचकी भी आ रही थी। पानी, वो गिलास उसके मुंह से लगाते हुए बोला। अब वो उसकी तरफ देखती हुई बोली, कुछ नहीं होगा, आज सबको बता देंगे अभी सुबह ही। चाहे जो हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला जब तक जान है। वो उसकी हथेली थामते हुए बोला।
सॉरी कि इतना कुछ कहा, वो धीरे से बोली और झुक कर करण के माथे को चूम लिया। माफ़ कर दीजिए, आपको इतना हर्ट किया, वो उसकी भीगी आंखों को देखते हुए नम्र स्वर में बोली तो करण ने उसे एक बार फिर खुद से सटा लिया। चलो अब थोड़ी देर सो जाओ, दवा लेकर वो उसकी पीठ पर रखा अपना हाथ हटाते हुए बोला। नहीं, वो बोली और उससे ही लिपटी रही, जैसे वो अलग हुई तो वो दूर चला जाएगा। प्रिंसेस, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, वो उसका सिर सहलाते हुए बोला। निया ने अब अपनी पकड़ ढीली की, लेकिन अलग नहीं हुई। मुझे ऐसा ही रहना है आपके पास थोड़ी देर, निया ने कहा तो करण को उसकी गर्म सांसें अपने गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसका सिर सहलाने लगा। भाई भाई कहते हुए पार्थ उसके कमरे में आया, लेकिन सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें फैल गई। करण बेड से टिका लेटा सा बैठा था और निया उसके सीने से सिर टिकाए उसकी बाहों में लेटी थी। भाई, वो दोबारा बोला तो उन दोनों की नींद खुल गई। निया ने किसी की आवाज़ सुनी तो झट से उससे अलग हो गई। करण ने उसे थोड़ा साइड किया। निया की नज़रें नीची थी। भाई है मेरा, करण ने कहा तो निया उसे देखने लगी। भाई वो हिचकते हुए निया को देखकर बोलने को हुआ। नीचे हाल में सबके साथ बात होगी, वो बोला तो पार्थ बिना कुछ कहे बाहर चला गया। फ्रेश हो जाओ, फिर चलते हैं बाहर। मुझे डर लग रहा है, अगर सबने मना कर दिया तो आपकी सगाई। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, करण ने उसके माथे को चूमते हुए कहा और उठकर कबर्ड में से एक साड़ी उसकी तरफ बढ़ा दी। ये तुम्हारे लिए ही लाया था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। निया ने वो ले लिया और वॉशरूम में चली गई। धानी रंग की साड़ी पहने वो करण का हाथ थामे सबके बीच आई। इस बीच उसकी निगाहें एकदम जमीन को ही घूर रही थी। वहीं प्रताप जी की नज़रें गुस्से से भरी थी। कौन है ये लड़की और तुम्हारे साथ कमरे में थी ये रात भर, कुछ ख्याल है तुम्हें या नहीं? वो उन दोनों के आते ही गुस्से से बोल उठे। आप शांति रखिए, मैं बात करती हूँ। करण बेटा, क्या है ये सब? कंचन जी ने कुछ प्यार से कहा। निया की आंखों में आंसू भर आए थे, वो कांप उठी थी। जो महसूस होते ही करण ने अपने हाथों की पकड़ मजबूत कर ली। मॉम डैड, ये निया है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है और मैं इसके साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं आप सबसे इस बारे में बात करने वाला था, लेकिन कल आप सबने अचानक से ही सगाई अनाउंस कर दी और मेरी बात भी नहीं सुनी। मैं निया के बिना नहीं रह सकता, उसने सपाट लहजे में अपनी बात पूरी की। शायद तुम भूल रहे हो कि कल सगाई हो चुकी है तुम्हारी। मैं नहीं मानता उस रस्म को और ना ही मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स है, कहते हुए करण ने अपनी उंगली से वो रिंग निकाल कर टेबल पर रख दी। इस लड़की के लिए, प्रताप जी बोल ही रहे थे कि वो उनकी बीच में बात काटते हुए तेज आवाज में बोला। निया नाम है इस लड़की का। शांत रहेंगे आप दोनों, बैठकर बात हो सकती है, कंचन जी उन दोनों के बीच में बोलती हैं। करण के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। इतनी बड़ी खुशी जो उसे मिली थी, सब शादी के लिए मान गए थे। वहीं निया को ये सब एक ख्वाब जैसे लग रहा था। कंचन जी ने कहा था कि वो अब यही सबके साथ ही रहेगी। जिस पर करण कितना खुश था वो बता नहीं सकता था। आंटी, आपने क्या किया आपको पता भी है? समायरा ने फ़ोन पर ही बहुत गुस्से से कहा। सैम, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सही है क्या गलत, वो उसकी तेज़ आवाज़ सुन बोली। कुछ देर की बात के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। वो अभी रेडी हो ही रही थी कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। वो बिना देखे ही कम इन बोली। मॉम, आपकी कॉफ़ी, निया ने अंदर आकर कहा। अरे बेटा, इसमें तुम क्यों परेशान हुई? नौकर है इन सब कामों के लिए, वो काफ़ी उसके हाथ से लेते हुए बोली। मुझे अच्छा लगता है आपके लिए ये सब करना, उसने धीरे से कहा। माई लवली चाइल्ड, थैंक यू, वो उसके गाल पर हाथ थपथपाकर बोली। निया अब मुस्कुराते हुए बाहर निकली और नीचे जाने लगी कि किसी ने उसकी बाह पकड़कर कमरे में खींच लिया। वो एकदम से ऐसा होने से डर गई, लेकिन सामने देखते ही कुछ गुस्सा और नाराज़गी उसके चेहरे पर आ गया। क्या करते हैं आप? जरा सी भी शर्म नहीं आती आपको? वो करण को घूरते हुए बोली। करण बिना उसकी बात का जवाब दिए बस हाथ बांधे प्यार से उसे देख रहा था। जो देख वो बोलते बोलते चुप हो गई। अभी मैंने कुछ किया नहीं और बेशर्म पहले ही, वो बोल ही रहा था कि निया ने आंखें भींजते हुए उसके मुंह पर हाथ रख दिया।
क्यों परेशान करते हैं हर वक्त, वो मुंह बनाते हुए बोली। तो करण ने उसकी हथेली को चूम लिया और उसकी कमर में हाथ लपेटते हुए उसके करीब कर लिया। सर प्लीज़ नहीं अभी मॉम, वो उसके करीबी से अटकते हुए बोली। वैसे ये शादी के बाद भी सरी बोलने वाली हो, वो उसके चेहरे पर उंगली चलाते हुए बोला। तो निया की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। अभी शादी नहीं हुई है, वो बंद आंखों से धीरे से बोली। 4 दिन बाद है तो उसके बाद ऑफिशियली तुम मेरी, मैं तुम्हारा। ये कमरा जो सोना है खिल जाएगा। वो हर बार बहाना बनाकर भाग जाती हो ना, 1 मिनट के लिए भी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। उसने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर फूंक मारी तो निया की पकड़ उसके कंधे पर कस गई। करण ने उसे देखा तो उसकी मुस्कान गहरी हो गई। उसने निया के सिर पर किस किया और उसे सीने से लगा लिया। दरवाजे खिड़की के तेज आवाज़ में खटखटाने और तूफान की तेज आवाज़ जब उसके कानों में पड़ी तो जैसे किसी ने उसे अतीत से धक्का दे दिया हो। 3 साल पहले की यादों में वो इस कदर खोई थी कि रात से सुबह हो चुकी थी। उसे सोचते सोचते ही उसका दिल धक सा रह गया। निया, ये तेरी जिंदगी है, इतनी आसान कहाँ, उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। खिड़की से पानी अंदर आ रहा था। उसने जल्दी से उठकर खिड़की बंद की और बच्चों के कमरे की तरफ देखा तो वो सो रहे थे। अभी बस काकी ही उठी थी जो पूजा कर रही थी। बाहर तूफान बहुत तेज था। वो रसोई की तरफ बढ़ती उससे पहले किसी ने दरवाज़ा पीटा। ये इतनी सुबह सुबह कौन है, उसने घड़ी देखते हुए कहा जो 5 बजा रही थी। निया बिटिया देख लो, काकी ने आवाज़ दी। तो उसने कुर्सी पर रखा दुपट्टा गले में फंसाया और दरवाज़ा खोला तो एक ड्राइवर था। मैडम, क्या थोड़ी सी जगह मिल सकती है रुकने को, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है इस भारी तूफान में। ये आश्रम दिखा तो यहाँ आ गए, उसने कहा। जी ज़रूर, निया ने कहा और एक तरफ हटी कि सर जी आ जाइए। ड्राइवर ने कहा तो उसके साथ का आदमी जो कुछ दूरी पर खड़ा था वो भी अंदर आया। तूफान की वजह से हल्का अंधेरा था। निया मोमबत्ती जला जैसे ही सामने को हुई, उस हल्की रोशनी में एक दूसरे का चेहरा देख दोनों ही जैसे थम से गए। ये करण ही था। कुछ पल तो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। दोनों की आंखों में जज्बातों का सैलाब सा उमड़ पड़ा। अचानक ही करण को जैसे कुछ याद आया। उसके चेहरे के भाव एकदम कठोर हो गए और उसने नज़रें फेर ली। वो अब बाहर बरामदे की तरफ बढ़ा। बाहर निकलने को तो निया जैसे ही कुछ होश में आई। उसने खुद को संभाला। साहब जी, बाहर मौसम ठीक नहीं है, रुक जाइए थोड़ी देर, वो दौड़ते हुए उसके पीछे आते हुए बोली। लेकिन वो तब तक बाहर की तरफ कदम बढ़ा चुका था। बिजली की तड़तड़ाहट बहुत तेज हो उठी जो सुनते ही निया डर से भागी और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अंदर चलिए, तूफान के थमते ही चले जाना, वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। करण ने उसका हाथ झटक दिया। निव्या बिटिया कौन है और बाहर क्या कर रही हो, कहते हुए काकी छाता लेकर वहां आ चुकी थी। रास्ता भटक गया था अम्मा, चलता हूँ, करण ने कहा। अरे बेटा, मौसम बहुत ख़राब है, अंदर चलो, ठीक होते ही चले जाना, उन्होंने कहा। नहीं, मैं चलता हूँ, वो बोला। लेकिन काकी ने उसकी एक ना सुनी तो वो अब आ चुका था। करण के कपड़े गीले हो चुके थे तो कमरा क्योंकि 2 ही था, यहाँ एक जिसमें बच्चे थे और दूसरा छोटा था थोड़ा। काकी ने करण को वहाँ बैठाया और चाय बनाने चली गई। निया उस कमरे में आई और उसने एक टॉवेल उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो पलट कर जाने लगी कि करण की आवाज़ से उसके पैर जम गए। वैसे झूठी परवाह दिखाकर लोगों के दिलों से खेलना और फिर बीच राह में उन्हें बर्बाद होने के लिए छोड़ जाना कुछ लोगों की आदत में ही शामिल होता है, नहीं? करण ने तंज भरे स्वर से गुस्से भरी आवाज़ में कहा तो उसकी आंखों में नमी उतर आई। आप चेंज कर लीजिए, मैं चाय लाती हूँ। निया ने कहा ही था कि करण ने गुस्से से उसकी दोनों बाह पकड़ ली और अपनी तरफ खींच लिया। अभी भी भाग रही हो, मेरे सवालों का जवाब ही दे दो। जब मेरी बुरी किस्मत ने एक बार फिर सामने लाकर खड़ा कर ही दिया है तो मुझे कोई सवाल जवाब नहीं करना, निया ने नीचे देखते हुए कहा। उसकी बात सुन करण की पकड़ उसकी बाह पर बहुत ज़्यादा कस चुकी थी जिससे दर्द की वजह से निया की आंखें झलक आई। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में कि तुम्हें शादी ही छोड़कर मुझे छोड़कर जाना पड़ा? सब कुछ कितना ठीक था, सब मान गए थे, लेकिन तुमने मेरे प्यार को, मेरी पसंद को क्यों ठुकराया निया, क्यों? उसकी आंखों में दर्द आंसू बनकर निकलने लगे। निया के लिए अब सहन करना मुश्किल हो रहा था।
छोड़िए मुझे, वो गुस्सा दिखाते हुए बोली। आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि एक ऐसी लड़की जिसके खून का भी पता नहीं था उसे पसंद करके। बस, वो अपने कान पर हाथ रखकर चीख उठी। बस कीजिए, बस, और सुनने की शक्ति नहीं है मुझ में। इतना भी गंदा मत बोलिए कि मेरी नज़रों से फिर जाइए। सुनना चाहते हैं ना, तो मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। आपकी ही माँ ने मुझे ये सब करने को मजबूर किया। वो मुझे कभी पसंद ही नहीं करती थी। बस उन्हें आपकी नज़र में अच्छा बनना था। उन्होंने मुझे आपके घर में रखा भी इसलिए ही था कि वो सब पता कर सके, वो राज जो आप भी नहीं सुनना चाहते थे। वो उन्होंने पता कर लिया। वो जान चुकी थी कि मेरी माँ, मैं एक वेश्या की बेटी हूँ और जाने किसका खून मेरी रगों में बह रहा होगा। यही सोच उन्हें घिन आती थी मुझसे। शादी के उस 2 दिन पहले ही उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके बेटे को फंसा रही हूँ, जैसे मेरी माँ ने किसी को फंसाया होगा। मैंने सब बर्दाश्त कर लिया था। आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने नहीं करने दी। जब उस दिन आप नहीं लौटे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके पीछे उनके आदमी हैं, और अगर मैं नहीं गई या आपसे मिलने की कोशिश की तो वो आपकी जान ले लेंगी। सुना आपने? मैं कैसे ये कर सकती थी? मेरी जान आप में बसती थी तो कैसे आपकी मौत की वजह मैं बनती? जिसने मुझे बताया इस दुनिया में निस्वार्थ मोहब्बत भी होती है, जो आपने मुझसे किया। आपकी प्रिंसेस थी ना मैं, तो कैसे आपकी जान को किसी खतरे में देख सकती थी? मेरी दुनिया में तो आप बाहर लेकर आए थे, लेकिन मैं बदनसीब उसे भी संभाल नहीं पाई। बस इसलिए ही सब छोड़कर भाग निकली। सुना आपने? और आज आपने भी मुझे एक तरह से वैश्या कहते हुए उसे खांसी आई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो ये सब सहन नहीं कर पा रहा था कि उसकी ही माँ ने ये सब किया। वो रोते हुए घुटनों पर बैठ चुका था। उसने अपनी जान, अपनी निया पर शक किया। 3 साल वो इस गलतफहमी में घुट घुट कर जी रहा था कि वो ही गलत थी, जबकि वो उसकी जान बचाने के लिए उससे दूर हुई थी। निया की आवाज़ बंद होते ही उसने देखा, चेहरा उठा, ऊपर देखा। निया के मुंह से खून आ रहा था। नी निया, प्रिंसेस, वो टूटे शब्दों में बोला। निया को खून की उल्टी हो रही थी। हे बच्चा, क्या क्या हुआ? वो अब एकदम से खड़ा हुआ और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। मम्मा, मैंने धोखा नहीं दिया आपको, वो बढ़ती सांसों के साथ बोल रही थी। ये खून कैसे बच्चा? वो रोते हुए बोला। आज तक शायद आपकी गलतफहमी दूर करने को ही बची थी मैं, वो सिसकते हुए बोली। नियू, नहीं, जो जो मेरे मन में आ रहा है वो गलत है। बोल दो प्रिंसेस, बच्चा, बोल दो कि ये सच नहीं है। मैं एक बार फिर से तुम्हें नहीं खो सकता। मैं मर जाऊंगा नियू। वो उसके दुपट्टे से उसके मुंह से निकले खून को साफ करते हुए बोला। इस बार सही है आप। कैंसर, ब्लड कैंसर, लास्ट स्टेज। ये सुनते ही करण की सांसें ही जैसे थम सी गई। नहीं, ये झूठ है, वो चीखा और उसने कसकर उसे खुद में भींच लिया। वो आपकी बाहें ही चाहिए थी मरने को। आखिरी सांस यहीं लेनी थी आपसे मिलकर। कान्हा जी से सिर्फ यही दुआ मांगती थी, बस एक बार आपसे मिल लूं, बस एक बार। अब चैन से मर। वो अटकते हुए बोल रही थी। काकी भी आ चुकी थी। निया की ऐसी हालत देख उनके भी आंसू नहीं रुक रहे थे। नहीं, कुछ नहीं होगा प्रिंसेस तुम्हें। सुना तुमने? बकवास बंद करो तुम। वो उसका चेहरा चूमते हुए बोला और उसे लेकर उठने लगा। हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। समय नहीं है, बस अब जाने दीजिए। वो उसके सीने से चिपकते हुए बोली और उसके मुंह से एक बार फिर खून निकलने लगा। निया, वो उसे देखते हुए आंखें बंद करते हुए बोला। बहुत बहुत प्यार प्यार करती हूँ आपसे। अगले जन्म में आपके बराबर बनकर आऊँगी कि कोई जुदा ना कर सके। अपना ख्याल रखना, वादा कीजिए। वो टूटती सांसों को संभालते हुए बोली। उसने रोते हुए इनकार में सिर मिलाया। तुम नहीं रही तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा नीयू। नहीं, आप ऐसा नहीं। आपको जीना होगा। जो जिंदा है उसे जीना पड़ता है। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। जब भी याद करोगे साथ मिलूँगी जल्दी। आप हमारे प्यार की कसम कसम वादा कीजिए। कहते हुए उसका शरीर ढीला पड़ गया। निया, एक चीख गूंज उठी। तूफान थम चुका था, लेकिन उसके साथ ही वो करण की जिंदगी, उसकी निया को भी ले जा चुका था। करण ने एक सुहागन की तरह उसका अंतिम संस्कार किया और उसकी मांग भर दी। जहां अमन और माही ने शादी कर ली थी और खुशी से ज़िंदगी बिता रहे थे,
वहीं कोई था जिसके लिए समय तो बढ़ रहा था, लेकिन उसने जीना छोड़ दिया था। वादे को निभाने के लिए वो जिंदा था। करण ने अपने परिवार के साथ रिश्ता तोड़ दिया था और यहीं अनाथ आश्रम में अब वो रहने लगा था, निया की यादों के साथ। तुझे चाहा तो हमने खुद से भी ज़्यादा था। मोहब्बत क्या होती है ये तूने ही मुझे सिखाया था। साथ जीने की हसरत थी, जिंदगी का हंसी ख्वाब हमने भी सजोया था। छोड़ गई तू भी इस सफ़र में, जाने किस गलती की ही मुझे सज़ा मिली। जी रहा हूँ बस एक तुझे ही सोच कर, बस अपने पास बुला ले, अब किसी की तमन्ना नहीं रही। एक शायरी सोचते हुए उसके आंखों से आंसू बह निकले और उसने अपने आँखें मूंद ली अपनी नीयू की, अपने प्रिंसेस की याद में। मुझे पता है आप लोगों को इस कहानी का एंडिंग अच्छा नहीं लगा होगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन कहानी हो, इस ज़िंदगी हर अंत सुखद नहीं होता है। आप लोगों को ये छोटी सी प्यारी सी कहानी कैसे लगी आज कहानी के लास्ट पार्ट में कमेंट बॉक्स में अपना राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी पसंद ज़रूर आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।